बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। सो अभी तक हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। राइट नाउ इट्स टाइम टू पुट आवर नॉलेज टू दी टेस्ट। ठीक है, अब जितनी भी नॉलेज हमने ली है अब उसे हमें टेस्ट में लगाना है कि हमसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम नीट में मेन चीज क्या होती है कि आपसे जितनी नॉलेज आपने ली है वो कॉन्सेप्ट आप यूज करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको। क्लियर। तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से 2023। ठीक है, तो चलो हम हमारी आज की ये पीवाईक्यू की सीरीज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका 2015 से। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं ये बता दूं कि इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करना, फिर ट्राई करना कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। क्लियर। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द सेकंड साउंड इज हर्ड व्हेन। डॉक्टर क्या यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप, है ना, दिल की धड़कन सुनने के लिए। तो वो ये पूछ रहे हैं कि सेकंड साउंड कौन सी होती है। हम्म आप वीडियो को पॉज करो एंड देन टेल मी। चलो देखें। तो अच्छा, सेकंड साउंड कब सुनाई देती है? पहले तो मुझे तो सेकंड साउंड होती कौन सी? दो तरीके की साउंड हमने पढ़ी थी, लव एंड डब। तो हमारी जो सेकंड साउंड होती है वो कौन सी होती है? डब। ठीक है। और ये कब सुनाई देती है? तो याद करो, जब सेमी ल्यूनर वैल्व्स क्लोज होते हैं। राइट, क्योंकि लव साउंड कब आती है? जब एवी वाल्व बंद होता है। और एवी वाल्व कब बंद होता है? जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा होता है। राइट, मींस वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो एवी वाल्व बंद होता है। ठीक है, लेकिन जब डब साउंड प्रोड्यूस होती है ये कब होती है? जब वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है, क्योंकि देखो भाई डायसिस्टोल के टाइम पे क्या हो रहा है, सेमिनल वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। जैसे ही ब्लड जो है वो वेसल से कहाँ जा रहा है, इनटू सॉरी वेंट्रिकल से जब आपकी वेसल में जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्योंकि आपको पता है कि जहां आपका वेंट्रिकल होता है, सपोज अब दिस इज मैंने बनाया, ये आपका एक वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ होती, जैसे मान लो राइट वेंट्रिकल है तो उसमें एओर्टा होती है। राइट, तो जब उसका एसएल वाल्व बंद हो जाएगा, मींस पूरा का पूरा, क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टम खत्म हो चुका है, ब्लड जो है वो आपके वेंट्रिकल से कहाँ गया? ब्लड वेसल में जैसे ही चला गया, जैसे ही आपका सिस्टोल खत्म हुआ एंड डायस्टोल स्टार्ट होता है तो क्या हो जाता है? एसएल वाल्व बंद हो जाते हैं। क्लियर, आया समझ में। और फिर कौन से वाल्व खुल जाते हैं उसके बाद? बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? वीडियो को पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। चलो लेट्स सी नाउ। देखो, सबसे पहले तो वो पूछ रहा है कि सीरम का मतलब ब्लड प्लस फिब्रिनोजन होता है, क्या ये करेक्ट है? देखो, सीरम क्या होता है? सीरम मींस प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। एक लाइन याद रख लो, सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के। तो जब ब्लड, देखो सीरम क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ अ ब्लड, लाइक वो भी लिक्विड होता है प्लाज्मा जैसा ही। इसका क्या होता है? पूरा का पूरा कंटेंट होता है, कंपोजिशन होता है। बट डिफरेंस ये होता है कि प्लाज्मा में होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स और सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते। और फिब्रिनोजन क्या है? एक क्लॉटिंग फैक्टर है। तो ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है। लिम्फ क्या होता है? प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। तो देखो भाई, लिम्फ में कभी भी रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। इट ओनली कंटेन्स डब्ल्यूबीसी, वो भी कौन से? लिम्फोसाइट्स, बीएनटी। ठीक है, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत है। ब्लड जो है उसमें होता है प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। करेक्ट, ब्लड में तो सारी चीजें होती हैं। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ब्लड प्लाज्मा का मतलब होता है ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना। इट्स अ लिक्विड पार्ट ऑफ अ ब्लड व्हिच कंटेन्स ऑल दी सेल्स। राइट, तो ये अभी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मैमेलियन एओर्टा में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कब मैक्सिमम होता है?
देखो भाई, जब सिस्टोल होगा, क्योंकि देखो सिस्टोल होगा तब क्या होगा, देखो एओर्टा का कनेक्शन होता है वेंट्रिकल से, राइट। अगर मान लो ये आपका हो गया एट्रिया, ये वेंट्रिकल, और यहाँ से जाता है एओर्टा, राइट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो जब सिस्टोल होगा मींस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा के अंदर। और जब प्रेशर से ब्लड जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा लगाएगा वेंट्रिकल, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर कब होगा, सिस्टोल के टाइम पे। लेकिन किसका सिस्टोल होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का। किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का, क्योंकि एओर्टा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट, नाउ 2016, blood pressure in the pulmonary artery is, blood pulmonary artery में blood pressure कैसा होता है, let's see the statement, same as that in the aorta, more than that in the carotid, more than that in the pulmonary vein, या less than that in the vena cava। तो देखो भाई, देखो सबसे पहली बात तो पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो हमको पता है। लेकिन कोई भी आर्टरी हो, हमेशा याद रखना कि आर्टरी में प्रेशर हमेशा किससे ज्यादा होता है, वेन से। क्योंकि आर्टरी के अंदर देखो भाई, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है, इन योर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, जहां से जब वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे देता है, पल्मोनरी आर्टरी को, ताकि वो कहाँ ले जाए, लंग्स के पास। करेक्ट। अब देखो आर्टरी कोई सी भी हो, प्रेशर उसमें हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि आर्टरी में ब्लड कब आता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। क्लियर। तो एओर्टा के जैसा होगा, जरूरी नहीं है। मोर देन दैट इन दी कैरोटेड, ये भी करेक्ट नहीं है। मोर देन इन दी पल्मोनरी वेन, हमेशा आर्टरी का प्रेशर वेन से ज्यादा होता है। क्लियर। द करेक्ट आंसर इज योर सी। नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। कौन सा ब्लड सेल ऐसा है जिस अगर नंबर कम हो जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। कौन सा है, प्लेटलेट्स, क्योंकि उसी के पास होते हैं सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो भाई प्लेटलेट्स को हम और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स क्या है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, इट्स अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। करेक्ट। नेक्स्ट, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड इन, अभी बताया था, लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स। वीडियो को पॉज करके आंसर देने की जरूर कोशिश करना, जो जो ये वीडियो देख रहा है। 2017, adult human RBCs are enucleated, that means they lack nucleus, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर, इसके सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है कि भाई क्यों आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऐसा तो है नहीं, नंबर्स बढ़ते हैं उनके। दे आर सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। ये भी नहीं, they do not metabolize, they metabolize। ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आरबीसी में सारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो सॉरी ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसा कि हमने अभी ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ा हुआ है। सो द आंसर इज डी, ओनली फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम, हेपेटिक पोर्टल वेन लिवर से ब्लड, लिवर को सॉरी लिवर में ब्लड कहाँ से लेके आती है, मैंने आपको डाइजेशन में भी पढ़ाया था, और अभी जब हिपोटिक पोर्टल सिस्टम जब मैंने पढ़ाया था, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें मैंने बताया था कि जितने भी आपके मेजर हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में क्या होता है कि डायरेक्टली जो ब्लड है वो आपके कहीं भी हार्ट है, लंग्स है, कहीं भी नहीं जाता, राइट, डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता। सबसे पहले इंटेस्टाइन से ब्लड कहाँ जाता है, लिवर में, और लिवर से फिर कहाँ जाता है, इन योर हार्ट। अदरवाइज बाकी सारे ऑर्गन में, जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन जो प्राइमरी ऑर्गन उनमें से सारे के सारे
जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में जाता है, बट यहाँ पे बीच में एक ऑर्गन आ जाता है, पहले लिवर एंड देन टू योर हार्ट। अब क्यों ऐसा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो कौन लेके जाता है, हेपाटिक पोर्टल वेन। ठीक है, इंटेस्टाइन के पास एक वेन होती है जिसे हम बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन, जो लिवर के पास क्या लेके जाती है, ब्लड को, ताकि अगर उसमें कोई भी टॉक्सिसिटी हो तो वो उसे वहां से रिमूव कर सके, एंड देन वो डायरेक्ट फिर ब्लड कहाँ भेज देगी, और हार्ट। क्योंकि अभी भी ये जो इंटेस्टाइन में ब्लड आया है वो भी डाइजेस्ट हुआ है, पता नहीं हमने क्या क्या खाया है, तो उसे क्योंकि इसे डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट, 2018, 2018, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन सा वैल्व किस किस के बीच में होता है, तो चलो इसका अपन वीडियो पॉज करो, आंसर दो, फिर चेक करो सही है या नहीं। हम इसे करते हैं डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश। ट्राइकस्पिड वाल्व है आपके पास, बाइकस्पिड वाल्व्स हैं आपके पास, और सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं, राइट। देखो, आपके पास एक जो दो वाल्व्स होते हैं वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, राइट। एक होता है जो राइट वेंट्रिकल और आपका ये जो पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होगा, एंड दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके एओर्टा के बीच में। क्लियर, कहाँ कहाँ है, समझ में आया आपको? नॉट सी। ओके, अब अगर मैं राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम की बात करूं तो इसके बीच में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। क्लियर। और राइट वेंट्रिकल और आपकी जो ये पल्मोनरी आर्टरी है इसके बीच में कौन सा वाल्व होगा, तो इसके बीच में और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, इन दोनों के बीच में ही आपके एसएल वाल्व, दैट इज योर सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं। क्लियर, आया समझ में? तो अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर, तो ए का क्या हो गया, थर्ड। लेट्स मैच इट। bicuspid valve between left atrium and left ventricle, और सेमिनिनर कहाँ होता है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लगाएंगे, ठीक है। तो ए का थर्ड एक ही है, सो आई थिंक योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, match the items given in column 1 with those in the column 2, select the correct options given below। ओके, तो ये तो सारे अभी तक के सारे क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी, एक भी एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में आपको जो प्लेटलेट्स वाला पोर्शन है, राइट, उसमें दिया हुआ है। फिब्रिनोजेन, उसका फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग करना। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, एंटीबॉडी है, इट्स अ बीटा ग्लोबुलिन, एंड हम जो इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ते हैं दीज आर योर एंटीबॉडीज। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, हमने पढ़ा था कि जितने ज्यादा अगर एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स अगर वो कम हो जाएंगे तो ब्लड में से क्या हो, ब्लड में देखो भाई वाटर रुक नहीं पाएगा, तो सारा का सारा वाटर कहाँ जाएगा, इन टिश्यू, और टिश्यू फूल जाएंगे, इडिमा होने की चांसेस होती हैं, करेक्ट। तो योर करेक्ट आंसर इज डी। राइट, नाउ नेक्स्ट, 2019, 2019 का सवाल है। पी वेव्स, अच्छा चलो भाई, कॉलम 1 विद कॉलम 2, पी वेव्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, रिडक्शन द साइज ऑफ टी वेव एंड एट्रिया। चलो करो पॉज और देखो आता है या नहीं। पी वेव,
तो पी वेव में क्या हो रहा होता है, पूरा एनसीईआरटी की लाइनें हैं। डी ऑप्शन, इट्स नॉट इन दी एनसीईआरटी पर ठीक है, चलो बताओ। पी वेव के टाइम पे क्या होता है, तो डीपोलराइजेशन होता है एट्रिया का। ठीक है, तो ए का क्या हुआ, फोर्थ। तो अगर देखा जाए तो सी और डी ऑप्शन हट गए, क्योंकि दो ही ऑप्शन है जिसमें ए में फोर्थ है। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के टाइम पे क्या होता है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल का। टी वेव के टाइम पे रीपोलराइजेशन हो रहा होता है, एंड रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव ऑफ एट्रिया। अच्छा जी, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। अगर टी वेव का मतलब जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो एक ही डिसऑर्डर दिया हुआ है इसमें, कोरोनरी स्केमिया। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ए है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, क्योंकि ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये मैंने जो लेक्चर अभी ईसीजी का पढ़ाया था तो उसमें नहीं बताया, और डिसऑर्डर्स में भी नहीं बताया, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज आप उसे वॉच करिए कि ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होने की चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो लेटेस्ट मार्क की कौन कौन सी वेव है, दो तो आपको दिख ही रही है, बट स्टिल मैं मार्क कर रही हूँ। ये पी वेव, इट्स योर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये हो गई आपकी टी वेव। क्लियर है, यहाँ से आपकी एक दूसरी ईसीजी स्टार्ट हो गई है। तो आपने पहला डिसऑर्डर क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था मायोकार्डियल इस्केमिया। मायोकार्डियल इस्केमिया, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो डिप्रेशन आता है। एक तो देखो, जब मायोकार्डियल इस्केमिया है तो आपका जो ये एसटी सेगमेंट है, अभी ये स्ट्रेट है तो इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाएगा, आया समझ में, झुक जाएगा नीचे की तरफ, या फिर आपकी जो टी वेव है वो स्ट्रेट हो जाएगी। दो कंडीशन है, क्या, एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाएगा, या टी वेव जो है वो फ्लैट हो जाएगी इन मायोकार्डियल इस्केमिया। आया समझ में। तीसरी चीज, जब मान लो एथेरोस्क्लेरोसिस है, क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके टाइम पे क्या होगा कि पीआर जो है, पीआर सेगमेंट वो एलिवेट उठ जाएगा। मींस अगर आप इतने की बात करो तो मैं इसे पीक्यू सेगमेंट भी बोल सकती हूँ और पीआर भी बोल सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। अब वो कितना एलिवेट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि सीएडी कितना है। क्लियर है, आया समझ में। तो इसमें क्या हो रहा है, पीआर सेगमेंट एलिवेट हो रहा है, और अच्छे से वो शॉर्ट्स में मैं आपको बता दूंगी। क्लियर। थर्ड है आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक में क्या होगा, तो उसमें देखो, एसटी सेगमेंट जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो डिप्रेस हो गया, इसमें एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाएगा। क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेट होगा, या फिर क्यू और आर, मींस ये वाला जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर, आया समझ में। क्यू और आर जो वेव है ये बढ़ जाएंगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएंगी। तो इट्स, ये सारे जो चेंजेस होंगे इट इंडिकेट्स कि कोई ना कोई डिसऑर्डर है। क्लियर। और अब मैं जो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर आप डेफिनेटली देखना, ठीक है, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट, इसका आंसर ये है 12. What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Blood volume in the ventricle at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricle systole is 50 ml. ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसने भी मेरी वीडियो देखी है कार्डियक साइकिल की, उसके एंड में मैं ये यार एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। तो वीडियो को पॉज करके आंसर देना, जिस जिससे मेरी वीडियो देखी है उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। चलो लेट्स सी, सिंपल है, देखो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, या स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कार्डियक आउटपुट आपको यहाँ दिया हुआ है 5 लीटर, मतलब 5 लीटर का मतलब कितना एमएल हो जाएगा, 5000 ml। ठीक है, अब आपको दो वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, एक दी हुई है वेंट्रिकल के
ब्लड ऑफ वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायसिस्टोल मतलब ईडीवी, एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम हो गई है, और एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल 50 ml मतलब ये क्या हो गई, ESV एंट्रिकल एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई ईडीवी का मतलब क्या होता है कि जब वेंट्रिकल डायसिस्टोल होता है, मतलब जब वेंट्रिकल में जब भरा जाता है तो उस टाइम पे उसमें खत्म होने के बाद कितनी वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम भरा चुका है, दैट इज 100 ml है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है। और जब सिस्टोल मींस वेंट्रिकल में से ब्लड जब पूरी तरीके से बाहर चला जाता है, जब ब्लड डाल दिया वेसल में तो उसके बाद कितना ब्लड रह जाता है उसे हम बोलते हैं ईएसवी। तो एसवी निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला मैंने उस दिन भी बताया था, ईडीवी माइनस ईएसवी। कितनी वॉल्यूम उसमें भरी जा चुकी है, उसमें से कितनी बची है उसको माइनस कर दो, वो हो जाती है स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितना वो ब्लड जो है वेंट्रिकल पंप कर रहा है किसमें, इनटू द ब्लड वेसल्स। आया समझ में, दिख ही रहा है ना भाई, जितनी भराई उसमें से कितनी बची, तो बाकी सारी गई कहाँ, वेसल्स के अंदर गई। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 50 मीन्स 50 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम आ गई। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड हार्ट रेट। HR कितना, हार्ट रेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्डियक आउटपुट अपॉन में एसवी। तो कार्डियक आउटपुट कितना है 5000, और 50 ml आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 0 से 0 कैंसिल, नॉर्मल मैथ्स है, 5 × 5 5 × 5 इट्स 100 बीट्स पर मिनट BPM। ओके, 100 बीट्स पर मिनट। आई होप इट्स क्लियर। 2020 द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, अभी हमने किया था, अभी हम करके आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करो और आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। बताओ भैया क्या हो रहा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन हो रहा था किसका, वेंट्रिकल का। करेक्ट, नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। दिमाग सिंपल है, फंक्शंस हैं यहाँ पे, आपको सेल्स दिए हैं यहाँ पे, फंक्शंस दिए हुए हैं। इम्यून रिस्पॉन्स तो आपको दिख ही रहा है, लिम्फोसाइट का होता है। इओसिनोफिल्स आर इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। हिस्टामिन, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हिस्टामिनेज और हिस्टामिन में डिफरेंस है। हिस्टामिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन और हिस्टामिनेज क्या है, एक तरीके का एंजाइम है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है। क्लियर। तो कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शन होगी तो आपका जो इओसिनोफिल है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा हिस्टामिनेज एंजाइम, ताकि वो क्या कर सके, उस एलर्जी को किल कर सके। तो इओसिनोफिल क्या रिलीज कर रहा है यहाँ पे, हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, क्लियर है। बेसोफिल्स हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं और न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक होते हैं। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो आपका आंसर होगा करेक्ट, एक का थर्ड बी। या करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर। पर्सन विथ AB ग्रुप ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। उन्हें AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनमें क्या नहीं होती, एंटीबॉडीज नहीं होती। याद है मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे इस टाइप में कि मान लो अगर A पॉजिटिव है अगर इंसान का ब्लड ग्रुप, तो क्या वो B पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, नहीं। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि A के पास क्या होती है, A एंटीजन होता है और B एंटीबॉडी होती है। याद आया। और RH एंटीजन भी है उसके पास। चलो, RH तो इसके पास भी है, लेकिन इसके पास B एंटीजन है और A एंटीबॉडी है। और मैंने इनको B क्यों दी एंटीबॉडी, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहती कि इनके बीच में कोई भी घमासान हो, राइट। तो अगर मान लो B एंटीजन, सॉरी A एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप यहाँ जाएगा तो फिर एंटीबॉडी उसके साथ रिएक्ट करेगी। तो इसलिए अगर एंटीबॉडीज के अगेंस्ट हम जाएंगे तो घमासान तो होना ही है। तो क्यों इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि सबसे लेजर, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये कोई सा भी ब्लड ले रिएक्शन होगा ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट,
Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen into fibrin? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? तो थ्रोम्बिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, फिर थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन में। तो 2022 2022 दो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वही बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कोआगुलम इज फॉर्म नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, तो भाई पॉज करो, आंसर दो। देखो, स्टेटमेंट टू तो सबको दिख ही रही है, सही है, क्योंकि आरबीसी का ग्रेवयार्ड स्प्लीन होता है। जो कोगुलम, जो जब क्लॉटिंग होती है ब्लड की, जो वो जो नेटवर्क बनता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें इस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, जाल जाल बन जाता है, सो सॉरी, ठीक है, जाल जाल बन जाता है, तो वो थ्रोम्बिन का नहीं होता, वो किसका होता है? फिब्रिन का। क्योंकि थ्रोम्बिन इज एन एंजाइम जो एक्टिव करता है किसको? फिब्रिन, जो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को, किसमें? फिब्रिन में। क्लियर आया समझ में? तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एच यू, चलो एक एक स्टेटमेंट पढ़ो। एच यू वेंट्रिकल नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? एसए नोड। एवी नोड तो उसको आगे ले जाने का काम करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम कौन करता है? एसए नोड। The tricuspid and bicuspid valves open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria। तो भाई देखो, खुलते हैं, लेकिन जब साइकिल स्टार्ट होती है ना डायसिस्टोल, तो ये अपने ऑटोमेटिकली खुले हुए होते हैं। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स खुले हुए होंगे ना, तभी तो एट्रिया से ब्लड किस में जाएगा? याद करो ना, जब डायसिस्टोल, पहले जॉइंट डायस्टोल हो रहा होता है, आपके एट्रिया और वेंट्रिकल भर रहे होते हैं, तो ट्राइकस्पिड और इधर बाइकस्पिड वाल्व होता है लेफ्ट साइड में, तो दोनों खुले होंगे, जब तो वेंट्रिकल से ब्लड आएगा, है ना? और वो खुले हुए हैं, तो जब एरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उससे पहले ही वो खुले हुए होते हैं। क्लियर आया समझ में? जो सारा ब्लड वो आखिरी में जब से पूरा सिस्टोल करके ब्लड भर देता है वेंट्रिकल में, बचा हुआ 30%, सेकेंड रैपिड फिलिंग हमने जो पढ़ी थी, है ना? क्लियर आया समझ में? तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्ट्रोल, बिल्कुल, क्योंकि आपके वाल्व्स खुले हुए हैं, मैंने अभी बताया। ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेस क्लोजिंग ऑफ द सेमिनल वाल्व, बिल्कुल भी नहीं। जब वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ता है, तो वाल्व जो है वो ओपन होते हैं, क्योंकि देखो भाई, वेंट्रिकल अभी हमने क्या पढ़ा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था कि भाई जब इसमें भरा गया, आपके एवी वाल्व बंद हो चुके हैं, एसएल वाल्व भी यहाँ बंद है अभी, जो कि एओटा या जो भी आपकी पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड लेके जाएगा। क्लियर है? तो भाई जब वो बंद है अभी, अब क्योंकि इसमें प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या करेगा? एसएल वाल्व को खोलेगा, बंद थोड़ी करेगा, है ना? इट विल ओपन, तभी तो ब्लड, जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से वेसल में जाएगा। तो वेसल, तो ये गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट कॉजेस ओपनिंग ऑफ सेमिनल वाल्व। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। 2023 आपने देखा होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस जो पी वेव, क्यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में से आए हैं, तो ये सबसे नो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से इसको जरूर करना। ठीक है, ईसीजी वाला पार्ट फिर से वही आ गया। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ, सॉरी, एट्रिया। थोड़ा नीचे आ गई मैं। डीपोलराइजेशन ऑफ, सो सॉरी, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू वेव रिप्रेजेंट क्या करता है? तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपका डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का। टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और क्यू वेव बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। ठीक है, क्यू वेव से सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है, तो इट रिप्रेजेंट्स बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। क्लियर आया समझ में? तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर इज योर बी।
नेक्स्ट, ओ स्टेटमेंट पढ़ो, वीडियो को पॉज करो एंड गिव मी द आंसर नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? Basophils are the most abundant WBC। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, सबसे लीस्ट होते हैं। सबसे अबंडेंट तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, 60 से 65%। बैसोफिल्स कितने होते हैं? तो 0.5 से अराउंड 1% होते हैं। तो ये लीस्ट है, अबंडेंट नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? लीस्ट सेल्स है। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बैसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, बिल्कुल सही है, ये सिक्रीट करते हैं। बैसोफिल्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व है, बिल्कुल करेक्ट। बैसोफिल्स किडनी शेप होते हैं, बिल्कुल गलत। ये ट्राइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्राइलोब्ड। उनका न्यूक्लियस इस तरीके से ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है, करेक्ट। किडनी शेप किसका होता है? मोनोसाइट का। ठीक है। बैसोफिल्स एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। हमने तीन तरीके के ग्रैनुलोसाइट्स पढ़े, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ग्रैनुलोसाइट। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं आपके? ए ग्रैनुलोसाइट। सो ओनली बी एंड सी इज करेक्ट। सिर्फ बी और सी ही सही है। नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 21। फिर से वही आ गया देखो। एक्चुअली ये फेज 2 है, वो मणिपुर वाली जो एग्जाम दोबारा हुई थी ना, तो उसमें का ही है। फिर से वही पी वेव, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव रिप्रेजेंट करता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। एंड ऑफ टी वेव मतलब एंड ऑफ सिस्टोल। और क्यू वेव का क्या दिया हमारी एनसीईआरटी में? बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। ध्यान रहेगा। इसके हिसाब से देखे जाए तो आपका आंसर क्या है? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, एक ही है बी। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। अभी मैंने बताया कि न्यूट्रोफिल सबसे अबंडेंट होते हैं 60 से 65%। बैसोफिल्स तो दिए ही नहीं है, जो कि हमने अभी करे थे 0.5 से 1%। इओसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3%। मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8%। एंड लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 से 25%। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो योर करेक्ट आंसर इज ए का थर्ड। नहीं नहीं, सॉरी, ए का सेकेंड, 2 to 3%। ए का 2, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ए इज योर करेक्ट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हो गया हमारे पीवाईक्यूज। तो मुझे जिन जिन लोगों ने वीडियोस अगर देखी है तो प्लीज डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने आंसर्स आपके गलत हुए हैं। ठीक है। तो आई होप, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस सही होंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।